हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे डीएलएड या बीटीसी तृतीय सेमेस्टर परीक्षा 2021 शैक्षिक मूल्यांकन क्रियात्मक शोध एवं नवाचार, जो कि थर्ड सेमेस्टर का ये फर्स्ट पेपर होता है। और इसके आज हम बहुविकल्पी क्वेश्चन करेंगे 2021 से लेकर के 2024 तक। पिछली वीडियो में हमने 2016 से 2020 तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर लिए हैं। और अगर हम इतना कर लेते हैं 2016 से 2024 तक, तो इसमें हमारा कम से कम 12 से 13 नंबर 15 में से आराम से आ जाते हैं। और क्वेश्चन रिपीट होता है, हमने बताया था कि इसके जो क्वेश्चन होते हैं बहुत ज्यादा रिपीट होते हैं। बस केवल 2 या 3 ही क्वेश्चन नए रहते हैं, नहीं तो पूरा रिपीट कर देते हैं ये लोग मिला के। और इसमें जो समय होता है वो 2 घंटा होता है, और इसमें जो पूर्णांक होता है वो 50 मार्क्स का होता है, जिसमें से हमें 25 मार्क्स लेके आने होते हैं। अगर इससे कम लेके आएंगे, जैसे 24, 23, तो हमारा बैक लग जाएगा। तो इसीलिए हमें मेहनत करना है कि पूर्णांक हमारा अगर दिया है 50, तो उसमें कम से कम हम 45 नंबर लेके आए। और अब हम चलते हैं अपने वस्तुनिष्ठ प्रश्न की तरफ। इसमें है क्वेश्चन नंबर 1, मूल्यांकन प्रक्रिया का केंद्र बिंदु होता है। मूल्यांकन प्रक्रिया का केंद्र बिंदु होता है ऑप्शन ए विद्यार्थी, ऑप्शन बी अध्यापक, ऑप्शन सी विद्यालय, ऑप्शन डी प्रधानाचार्य। तो हमें बताना है मूल्यांकन प्रक्रिया का केंद्र बिंदु होता है, तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा विद्यार्थी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में क्या रॉस का कथन है। ऑप्शन ए बचाव का निम्नतम स्तर है, ऑप्शन बी बचाव का उच्चतम स्तर है, ऑप्शन सी बचाव निदान का मध्य स्तर है, ऑप्शन डी बचाव निदान का स्तर नहीं है। तो इसमें से रॉस ने कौन सा कथन कहा है वही हमें सही करना है, सही टिक लगाना है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, बचाव निदान का उच्चतम स्तर है। बचाव निदान का उच्चतम स्तर है, इसमें ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, क्रियात्मक शोध का उपयोग होता है। क्रियात्मक शोध का उपयोग कहाँ पे होता है। ऑप्शन ए दिया है शिक्षण सुधार हेतु, ऑप्शन बी शिक्षण में परिवर्तन हेतु, ऑप्शन सी विद्यालय एवं शिक्षण की समस्या हेतु, समस्या समाधान हेतु, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसमें जो क्रियात्मक शोध का उपयोग होता है वो शिक्षण सुधार हेतु भी होता है, शिक्षण में परिवर्तन हेतु भी होता है, विद्यालय एवं शिक्षण की समस्या समाधान हेतु भी होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। सर्व शिक्षा अभियान के क्रियान्वयन करने में क्या सहायक है। कहा है सर्व शिक्षा अभियान के क्रियान्वयन करने में क्या सहायक है। ऑप्शन ए क्रियात्मक शोध, ऑप्शन बी परंपरागत शोध, ऑप्शन सी वैज्ञानिक शोध, ऑप्शन डी उपरोक्त कोई नहीं। तो सर्व शिक्षा अभियान क्रियान्वयन करने में क्या सहायक है, तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए क्रियात्मक शोध। अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। हरि ने अंग्रेजी में 80 अंक प्राप्त किए। हरि ने क्या किए, अंग्रेजी में 80 अंक प्राप्त किए। यह क्या है, ये जो 80 अंक हरि ने प्राप्त किया अंग्रेजी में, यह क्या है। ऑप्शन ए परीक्षण है, ऑप्शन बी मात्रात्मक मापन है, ऑप्शन सी गुणात्मक मापन है, ऑप्शन डी मूल्यांकन। तो हरि ने अंग्रेजी में 80 अंक प्राप्त किए, इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ए मापन। इसमें कहा है कि रीता ने गणित में 50 अंक प्राप्त किए हैं, तो 50 अंक प्राप्त करना हमारा मापन होता है। और अगर ये पूछेगा किस प्रकार का मापन है, तो ये है मात्रात्मक मापन। कौन सा है, मात्रात्मक मापन, जिसमें हम खाली मात्रा माप रहे हैं। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर क्या है, 5 है ना। इसमें इन्होंने कहा, क्या कहा है, क्रियात्मक शोध का अंतिम चरण होता है। कोई भी हम अनुसंधान कर रहे हैं, कोई भी हम रिसर्च कर रहे हैं, तो वही पूछ रहा है उसका अंतिम चरण क्या होता है। तो ऑप्शन ए निष्कर्ष, ऑप्शन बी प्रदत्त विश्लेषण, ऑप्शन सी परिकल्पना निर्माण, ऑप्शन डी सांख्यिकी विश्लेषण। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि निष्कर्ष। किसी भी शोध या रिसर्च या अनुसंधान का जो अंतिम चरण होता है वो निष्कर्ष ही होता है, कंक्लूजन। इस प्रकार से हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। शिक्षण अधिगम में नवाचार है। शिक्षण अधिगम में नवाचार है। ऑप्शन ए अभिक्रमित, ऑप्शन बी टोली अनुदेशन, ऑप्शन सी खुली कक्षा कक्ष, ऑप्शन डी उपरिक्त सभी। तो इसमें जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में नवाचार क्या है, इन सभी में हो जाएगा नवाचार। चाहे वो टोली बना करके अनुदेशन किया जा रहा हो, चाहे वो खुली कक्षा कक्ष में,
शिक्षण सिखाया जा रहा हो, इन सभी ये जो हो जाएंगे वो उपयुक्त सभी हो जाएंगे। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में ये सभी क्या है, नवाचार हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, 7। क्वेश्चन हमारा है 7। बचाव निदान का उच्चतम स्तर है, यह कथन है। देखिए क्वेश्चन अभी हमने 2021 के प्रीवियस ईयर में पढ़ा था, वहां पे भी आया था। बचाव निदान का उच्चतम स्तर है, ऑप्शन ए टीपी नन का, ऑप्शन बी क्रॉनबेक का, ऑप्शन सी गरे का, ऑप्शन डी रॉस का। तो इसमें ऑप्शन डी जो हो जाएगा वो आंसर सही हो जाएगा। ऑप्शन आपका हो जाएगा कौन सा, रॉस का, है ना। रॉस का हो जाएगा, सही है ये ऑप्शन आपका। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो है क्या, उत्तम परीक्षण की वैधता नहीं है। उत्तम परीक्षण की वैधता नहीं है, आपको बताना है कि उत्तम परीक्षण की वैधता, सॉरी उत्तम परीक्षण की विशेषता नहीं है। तो अब हम देखते हैं कि विशेषता उत्तम परीक्षण की पहले क्या क्या होती है। तो किसी भी अगर किसी चीज का हम उत्तम परीक्षण करेंगे, या उत्तम परीक्षण का मतलब होता है गुड टेस्ट, है ना। तो वो हो जाएगा, पहले उसमें तो वैलिडिटी होनी चाहिए, विश्वसनीयता रिलायबिलिटी होनी चाहिए, वस्तुनिष्ठता, उसमें ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए। नंबर डी इसमें जो दिया है ना कठोरता, वही नहीं होगा इसका। तो वही तो पूछा है कि उत्तम परीक्षण की विशेषता नहीं है, तो इसमें यही सही हो जाएगा, कठोरता इसकी विशेषता नहीं है। और बाकी ये जो है वैधता, वैधता का मतलब इसमें होता है वैलिडिटी, विश्वसनीयता का मतलब होता है रिलायबिलिटी, वस्तुनिष्ठता का मतलब होता है क्या, ऑब्जेक्टिविटी। ये तीनों बाकी हैं और यही नहीं है। तो ये जब यही नहीं है तो यही नहीं पूछा है, इसीलिए हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कठोरता, राइट आंसर। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, ब्लूप्रिंट है। तो ब्लूप्रिंट है क्या, ऑप्शन ए प्रश्न पत्र का आधारशिला, ऑप्शन बी शिक्षण की आधारशिला, ऑप्शन सी विद्यालय की आधारशिला, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हम सभी लोग जानते हैं जो ब्लूप्रिंट होता है वो प्रश्न पत्र का आधारशिला होता है। जो ब्लूप्रिंट होता है हमारा क्या होता है, प्रश्न पत्र का आधारशिला होता है ना। ये जो ब्लूप्रिंट है हमारा प्रश्न पत्र का आधारशिला है। एक सेकेंड, ऑप्शन नंबर हमारा 9 का कौन सा सही हो जाएगा, 9 का हमारा जो ऑप्शन रहेगा वो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, प्रश्न पत्र का आधारशिला। क्योंकि प्रश्न पत्र का आधारशिला का मतलब है प्रश्न पत्र का निर्माण करना। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर क्या है, 10। ज्ञान बोध, ये 10 हमारा क्वेश्चन है। इसमें दिया है ज्ञान बोध व अनुप्रयोग का संबंध मूल्यांकन के किस पक्ष से है। इन्होंने कहा है कि ज्ञान बोध व अनुप्रयोग का संबंध मूल्यांकन के किस पक्ष से है। तो हम सभी लोग जानते हैं कि ज्ञान बोध व अनुप्रयोग अगर हम करेंगे तो हम अपने माइंड से या मस्तिष्क से ही करेंगे, सब समझेंगे। बोध का ज्ञान का मतलब होता है संज्ञान, जो भी हम नॉलेज किसी को देंगे या ग्रहण करेंगे तो, या फिर किसी ज्ञान को अर्जित करेंगे तो वो हमारे माइंड के द्वारा ही होगा, हमारे मस्तिष्क के द्वारा ही होगा। और अगर हम कोई चीज को बोध या फिर उसको समझते हैं किसी चीज को, तो वो भी अपने मन मस्तिष्क से, दिमाग से समझते हैं। अगर हम किसी चीज पे एप्लीकेशन या फिर अनुप्रयोग करेंगे तो वो भी अपने सूझबूझ मस्तिष्क के द्वारा ही करेंगे। तो यही पूछ रहा है इसका संबंध मूल्यांकन के किस पक्ष से है। तो हमने आपको बताया था मूल्यांकन के 3 पक्ष होते हैं, संज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष और क्रियात्मक पक्ष। तो इन्हीं तीनों में से एक पक्ष है संज्ञानात्मक, भावात्मक पक्ष, कौशलात्मक पक्ष और नैतिक पक्ष। तो इसमें ज्ञान आप सभी लोग अब समझ गए होंगे, ज्ञान बोध व अनुप्रयोग का संबंध मूल्यांकन के संज्ञानात्मक पक्ष से है। किससे है, संज्ञानात्मक पक्ष से है। तो ऑप्शन नंबर 10 क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। ब्लूम टेक्सोनॉमी विकसित हुई थी, ब्लूम टेक्सोनॉमी विकसित हुई थी, अभी हमने पीछे पढ़ा है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए हमारा हो जाएगा। हम देखते हैं पहले, यहाँ इसको सेट कर लेते हैं पहले अच्छे से, फिर अब हम पढ़ेंगे। ब्लूम टेक्सोनॉमी विकसित हुई थी, ऑप्शन ए 1957, ऑप्शन बी 1968, ऑप्शन सी 1956, ऑप्शन डी 1955। तो इसमें जो ब्लूम टेक्सोनॉमी है वो हमारा कब हुआ था विकसित, तो ये हमारा हुआ था 1956 में। इसका 11 क्वेश्चन नंबर 11 का हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा 12 क्या कह रहा है, देखते हैं। मापन किसी निश्चित स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है,
यह कथन किसका है? मापन किसी निश्चित स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है। ये जो कथन है हम सभी लोग जानते हैं, ये जो कथन है वो ऑप्शन नंबर बी एस एस स्टीवेंस का है। किसका है? एस एस स्टीवेंस का है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 13। इन्होंने इसमें क्या कहा है? मूल्यांकन प्रक्रिया को सामान्यतः कितने भागों में बांटा जाता है? तो मूल्यांकन प्रक्रिया को सामान्यतः 4 भागों में बांटा जाता है ना? इसमें 4 भागों में बांटा जाता है। अब हमारा आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 14। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 14 है वो क्या कह रहा है? शैक्षिक नवाचार से तात्पर्य है। इन्होंने पूछा है कि शैक्षिक नवाचार से आप क्या समझते हैं या इसका क्या मतलब है। तो इन्होंने ऐसे दिया है, शैक्षिक नवाचार से तात्पर्य है ऑप्शन ए अधिगम प्रक्रिया में नवाचार, ऑप्शन बी शिक्षा विधि में नवाचार, या फिर ऑप्शन सी उपर्युक्त दोनों, या फिर ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो नवाचार का मतलब होता है कोई नई चीज लेके आना, शिक्षा के क्षेत्र में, है ना, कोई नई चीज लेके आना, तो इसी को हम नवाचार कहते हैं। ऑप्शन ए जैसे इसमें अधिगम प्रक्रिया में नवाचार, अधिगम प्रक्रिया का मतलब होता है लर्निंग प्रोसेस। लर्निंग प्रोसेस में अगर आप नवाचार लेके आते हो तो वो शैक्षिक नवाचार में है नवाचार। ऑप्शन बी शिक्षा विधि में नवाचार का मतलब होता है, अगर आप शिक्षा का मतलब क्या होता है? पढ़ाने के तरीके, पढ़ाने के तरीकों को, यानी कि शिक्षा को आप कैसे दे रहे हैं बच्चों को, शिक्षण विधि का प्रयोग करके। तो जो हम शिक्षा में शिक्षण विधि का प्रयोग कर रहे हैं वही तो नवाचार हुआ। तो इसका मतलब ये जो हो जाएगा ऑप्शन ए ऑप्शन बी यही दोनों सही है। तो इसमें जो ऑप्शन सी हो जाएगा ये उपर्युक्त दोनों सही इसीलिए हो जाएगा। ठीक है, तब अब हम चलते हैं 2022 के अपने लास्ट क्वेश्चन पे, जो कि है क्वेश्चन नंबर 15। ये बोला है मूल्यांकन अनुरूप है। ऑप्शन ए उद्देश्यों के, ऑप्शन बी प्रविधि के, ऑप्शन सी विधि के, ऑप्शन डी सिद्धांतों के। तो जो मूल्यांकन है वो किसके ऊपर कार्य करता है? तो ये जो विधि के है वो, पहली बात तो ये इन्होंने जो ऑप्शन में सही लगाया है वो गलत है। ये मूल्यांकन अनुरूप होता है अपने उद्देश्यों के, इसका उद्देश्य होता है, तो ये इसी के अनुरूप अपना काम करता है। यहाँ पे देखिए ये जो आंसर 15 का सी दिया है ये भी गलत है, इसको ऑप्शन ए देना चाहिए था। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने, ये देखिए अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, इसको हम छोड़ देंगे। अब हम चलते हैं 2023। अब हम चलते हैं अपने 2023 के तृतीय सेमेस्टर परीक्षा में बहुविकल्पी प्रश्न को देखेंगे। शैक्षिक मूल्यांकन एवं क्रियात्मक शोध एवं नवाचार का समय 2 घंटा होता है, पूर्णांक 50 मार्क्स के होते हैं, जिसमें से हमें 25 मार्क्स लेके आने होते हैं। ये कंपलसरी है, इतना लेके आना, अगर नहीं लेके आएंगे तो हमारा बैक लग जाएगा। लेकिन अगर आप लोग मेहनत करेंगे तो बैक नहीं लगेगा, आप लोग इसमें टॉप करेंगे। अगर आप लोग इसमें अच्छे से पढ़ लेते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुविकल्पी कर लेते हैं, अति लघुत्तरी कर लेते हैं और लघुत्तरी कर लेते हैं, तो आपको इसमें 45 नंबर तक मिल जाते हैं। अब हम देखते हैं अपना वस्तुनिष्ठ प्रश्न। प्रश्न नंबर 1, मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षक एवं छात्र यह निर्णय करते हैं कि शिक्षण लक्ष्यों को प्राप्त किया जा रहा है या नहीं। यह परिभाषा किसकी है? मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षक एवं छात्र यह निर्णय करते हैं कि शिक्षण लक्ष्यों को प्राप्त किया जा रहा है या नहीं। ये जो परिभाषा है वो किसकी है? ऑप्शन ए टी एच ग्रीन, ऑप्शन बी ली, ऑप्शन सी क्रॉनबेक, ऑप्शन सी क्विलिन तथा हन्ना। तो ये जो ऑप्शन नंबर ए है हमारा वही सही हो जाएगा, टी एच ग्रीन की। ये जो कथन है या परिभाषा है टी एच ग्रीन की है। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा सेकंड क्या कह रहा है? मूल्यांकन प्रक्रिया के सोपान है। मूल्यांकन प्रक्रिया के जो सोपान है, वो सोपान का मतलब होता है मूल्यांकन प्रक्रिया के चरण, है ना। ये कौन कौन है तो हम देख लेते हैं। ऑप्शन ए हमारा दिया है शिक्षण उद्देश्य, ऑप्शन बी दिया है सीखने से उत्पन्न अनुभव, ऑप्शन सी हमारा दिया है व्यवहार परिवर्तन, ऑप्शन डी हमारा दिया है उपर्युक्त सभी। तो मूल्यांकन प्रक्रिया के ये सभी चरण हैं। शिक्षण उद्देश्य भी होता है मूल्यांकन में, सीखने से उत्पन्न अनुभव भी होता है मूल्यांकन में, ऑप्शन सी व्यवहार परिवर्तन भी होता है। तो इसीलिए हमारा उपर्युक्त सभी सही हो जाएगा, है ना। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, मूल्यांकन होता है, मूल्यांकन होता है का मतलब मूल्यांकन कहाँ होता है, सॉरी प्रायोगिक मूल्यांकन होता है। प्रायोगिक मूल्यांकन कहाँ पर होता है?
तो ऑप्शन ए इसमें दिया है इतिहास और नागरिक शास्त्र में, ऑप्शन बी दिया है विज्ञान भूगोल और कृषि में, ऑप्शन सी दिया है दर्शन शास्त्र और ऑप्शन डी दिया है इनमें से सभी में। तो प्रायोगिक मूल्यांकन का मतलब होता है जो प्रैक्टिकल इवेल्यूशन होता है जिसपे हम प्रयोग करते हैं। तो हम किस क्षेत्र में करते हैं ये सभी हम लोग जानते हैं, साइंस में करते हैं, ज्योग्राफी में करते हैं। साइंस में जैसे हम क्या करते हैं, मापन करते हैं ना, मूल्यांकन करते हैं, प्रयोग करते हैं। और भूगोल में भी हम मैप, है ना, मैप हो गया जैसे हमारा वो सब। और कृषि में भी हम लोग क्या करते हैं, प्रायोगिक मूल्यांकन करते हैं, इसी सब चीज में हम प्रयोग करते हैं। तो इसीलिए हमारा जो ऑप्शन बी हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4। उपचारात्मक शिक्षण में प्रमुख रूप से चयन किया जाता है, ऑप्शन ए, हमें बताना है उपचारात्मक शिक्षण। उपचारात्मक शिक्षण जो कि नाम से ही स्पष्ट है कि उपचार वाला शिक्षक, जिस प्रकार से एक डॉक्टर अपने मरीज को दवा देकर के उसका उपचार करता है, उसके रोगों को दूर करने का प्रयास करता है, उसी प्रकार से एक शिक्षक भी अपने विद्यार्थियों की कमियों या त्रुटियों को पहचान कर उसको दूर करने का प्रयास करता है। इसीलिए हम इसे उपचारात्मक शिक्षण भी कहते हैं। तो ऑप्शन ए नीतियों एवं युक्तियों का, ऑप्शन बी पाठ्यक्रम का, ऑप्शन सी मूल्यांकन प्रणाली का, ऑप्शन डी मूल्यांकन उपकरणों का। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, उपचारात्मक शिक्षण में प्रमुख रूप से चयन किया जाता है शिक्षण नीति एवं युक्ति का। तभी तो हम छात्रों की कमी को दूर कर पाएंगे, तभी तो उसका उपचार कर पाएंगे। अगर हमारी शिक्षण नीति अच्छी रहेगी, हमारी शिक्षण युक्ति अच्छी रहेगी, हमारी शिक्षण विधि पढ़ाने का तरीका अच्छा रहेगा, उसमें नवाचार लाएंगे हम, तभी एक हम अपने विद्यार्थी का अच्छे से अच्छा उसका उपचार कर सकते हैं। तो इसीलिए हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहा है, बचाव निदान का उच्चतम स्तर है, यह कथन है। ये देखिए तीसरी बार अभी रिपीट किया है, 2021 में भी पूछा था, 2022 में भी पूछा था, अभी हम लोग 2023 के बहुविकल्पी प्रश्न में है, यहाँ पे भी आ गया। बचाव निदान का उच्चतम स्तर है यह कथन है। तो ऑप्शन ए टीपी नन का, ऑप्शन बी फ्रॉबिल का, ऑप्शन सी स्किनर का, ऑप्शन डी रॉस का। तो हम सभी लोग जानते हैं ये जो कथन है वो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, रॉस का। किसका, रॉस का। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है, क्रियात्मक शोध का मूल आधार होता है, ऑप्शन ए समस्या का तुरंत हल, ऑप्शन बी समस्या भी हमारी हल भी हमारा, ऑप्शन सी विद्यालय की आधारशिला, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्रियात्मक शोध का जो मूल आधार होता है, क्रियात्मक शोध का मूल आधार, एक सेकेंड, यस, क्रियात्मक शोध का जो मूल आधार होता है इसमें होता है समस्या भी हमारी रहेगी और हल भी हमारा रहेगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, समस्या भी हमारी हल भी हमारा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर है 7। क्वेश्चन नंबर हमारा 7 क्या कह रहा है, क्वेश्चन 7 हमारा है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में नवाचार है, ऑप्शन ए अभिक्रमित अनुदेशन, ऑप्शन बी टोली शिक्षण, ऑप्शन सी खुली कक्षा कक्ष, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो शिक्षण अधिगम में नवाचार हमने बताया था, टोली शिक्षण में चाहे आप नवाचार लेके आओ, खुली कक्षा कक्ष में आप कुछ नई विधि तरीके बता दो पढ़ाने के, वो भी हो जाएगा अधिगम प्रक्रिया में नवाचार। तो ये सब जो हो जाएंगे हमारे, ये सभी हो जाएंगे, इसीलिए हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, प्रार्थना स्थल की गतिविधियों में मुख्य नवाचार माना जाता है, ऑप्शन ए ड्रम, ऑप्शन बी संगीत, ऑप्शन सी ए व बी दोनों, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो प्रार्थना स्थल की गतिविधियों में मुख्य नवाचार माना जाता है, प्रार्थना स्थल की गतिविधि नवाचार कैसे होंगे, जैसे हम देख सकते हैं कि बच्चे का नाखून कटा है कि नहीं, बच्चे उसके बाद फिर जैसे हम उसमें बच्चों से महापुरुषों के जो सत्य वचन है उसको बुलवा सकते हैं, है ना। तो इसी तरह से हम प्रार्थना स्थल में भी अपनी एक्टिविटी में नवाचार लेके आ सकते हैं और बच्चों की साफ सफाई का ध्यान ध्यान दिया जाता है इसमें। तो इसीलिए ड्रम, जैसे देखिए ड्रम हो गया, वहां पे संगीत हो गया, प्रार्थना हम ड्रम और संगीत की जब माध्यम से कराएंगे तो यहाँ पे नवाचार आ जाएगा। तो इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा हमारा सी।
ये राइट आंसर हो जाएगा, ए व बी दोनों। हम चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, रेड क्रॉस सोसाइटी का उद्देश्य नहीं है। तो रेड क्रॉस सोसाइटी का उद्देश्य नहीं है, पहले तो आप जानिए उद्देश्य है क्या। ऑप्शन ए सेवा करना, ऑप्शन बी स्वास्थ्य में वृद्धि, ऑप्शन सी मातृत्व का विकास। ये तीनों जो हैं वो क्या हैं, रेड क्रॉस सोसाइटी के उद्देश्य नहीं है। लेकिन ये जो परीक्षाओं की तैयारी करना है यही नहीं है, और जो यही नहीं है वही सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें नहीं पूछा है। हम इस बात का ज्यादा से ज्यादा ध्यान रखेंगे कि क्या पूछा है, नहीं पूछा है या फिर है पूछा है। इसी में हम गलती करके जल्दबाजी में गलती कर देते हैं, तो फिर हमें लगता है कि हमने क्वेश्चन को तो सही किया था, लेकिन घर आके जब मिलाते हैं तो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो आप लोग इसका खास ध्यान रखेंगे कि क्वेश्चन में क्या पूछा है, नहीं पूछा है कि या फिर है पूछा है। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। मूल्यांकन प्रक्रिया का केंद्र बिंदु होता है, ऑप्शन ए विद्यार्थी, ऑप्शन बी इसमें क्या है, प्रश्न पत्र की आधारशिला। एक सेकेंड, सॉरी मैं दूसरा क्वेश्चन पढ़ रही हूँ। हमारा क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन नंबर 10 था ना। यस, मूल्यांकन विद्यार्थी प्रक्रिया का केंद्र बिंदु होता है, ऑप्शन ए विद्यार्थी, ऑप्शन बी अध्यापक, ऑप्शन सी विद्यालय, ऑप्शन डी प्रधानाचार्य। तो मूल्यांकन प्रक्रिया का जो केंद्र बिंदु होता है वो विद्यार्थी ही होता है। विद्यार्थी को ही ध्यान में रख के हम मूल्यांकन का प्रक्रिया करते हैं। और चाहे मूल्यांकन की प्रक्रिया करना हो, चाहे मापन की प्रक्रिया करना हो, चाहे हमें बच्चों को शिक्षा देना हो, उस इसके केंद्र में करके करते हैं हम विद्यार्थी, और यह तो बालक ही उसका प्रमुख केंद्र बिंदु होता है। अगर हम एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे तो वो भी चाइल्ड सेंटर एजुकेशन ही प्रोवाइड करेंगे बच्चों को, बच्चों के अनुसार, ना कि शिक्षक के अनुसार। तो मूल्यांकन प्रक्रिया का जो मुख्य केंद्र बिंदु होता है वो विद्यार्थी हो जाएगा, इस विद्यार्थी होता है। इसीलिए में हमारा ऑप्शन नंबर ए 10 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है, मैं बार बार कह रही हूँ कि क्वेश्चन आपके रिपीटेड ही आएंगे। अगर आपने 2016 से 2024 तक के बहुविकल्पीय प्रश्न, अति लघु त्रि प्रश्न और लघु त्रि प्रश्न कर लिए तो आप पूरा, आपका कोई भी क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन नए रहते हैं बस, इससे ज्यादा नहीं। तो आपको, अगर आपने अपना सिलेबस भी नहीं कवर किया है तो आप लोग सिलेबस कवर करने के चक्कर में मत पड़िए। अब आप केवल और केवल बहुविकल्पी पे भरोसा रखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे बहुविकल्पी, अति लघुत्री और लघुत्री सभी सब्जेक्ट के, तो आप निश्चित ही 90% इससे ला सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, ब्लूप्रिंट क्या है। ब्लूप्रिंट क्या है, ऑप्शन ए शिक्षण की आधारशिला, ऑप्शन बी प्रश्न पत्र की आधारशिला, ऑप्शन सी विद्यालय की आधारशिला, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें कहा है ब्लूप्रिंट का संबंध है। तो ब्लूप्रिंट का संबंध हम लोग जानते हैं, प्रश्न पत्र की आधारशिला होती है या फिर इससे क्या होता है, प्रश्न पत्र का निर्माण होता है। तो इसीलिए हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, प्रश्न पत्र की आधारशिला। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है। सामुदायिक सहभागिता में नवाचार है, ऑप्शन ए एनसीसी, ऑप्शन बी स्काउटिंग, ऑप्शन बी स्काउटिंग, ऑप्शन सी रेड क्रॉस स्थापन, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो सामुदायिक सहभागिता में नवाचार एनसीसी भी है, स्काउटिंग भी है, रेड क्रॉस की स्थापना भी है। इसीलिए हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 12 का जो आंसर हो जाएगा वो हमारा डी सही हो जाएगा, डी विकल्प। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा 13 क्या कह रहा है, देखते हैं। ब्लूम टेक्सोनॉमी विकसित की गई है, देखिए ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। तो ब्लूम टेक्सोनॉमी का पूछा है, हम लोग सभी लोग जानते हैं कि इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 1956 में। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर जो हमारा 14 है वो क्या कह रहा है, मापन का संबंध सिद्धांत, मापन का सामान्य सिद्धांत संबंधित है, ऑप्शन ए गणित, ऑप्शन बी विज्ञान, ऑप्शन सी सामाजिक विज्ञान, ऑप्शन डी अर्थशास्त्र। तो मापन का जो सामान्य सिद्धांत संबंधित होता है वो गणित से होता है। तो आइए देखते हैं कैसे। जैसे देखिए गणित से अगर कोई भी चीज हम माप, जैसे हम दुकान पे गए, हमने बोला 2 किलो हमें चीनी दे दीजिए, तो जो हमने 2 kg का मापन किया वो हमें गणित के संबंध में किया। अगर किसी व्यक्ति या बालक का जो भार है, मान लीजिए वो 40 kg है, तो जो 40 kg है वो क्या है, वो हमारा गणित के संबंध में दर्शा रहा है। तो इसीलिए जो हमारा मापन होता है वो हमेशा गणित के संबंध में होता है। तो इसलिए मापन का जो सामान्य सिद्धांत संबंधित होता है वो गणित से ही होता है, ना कि विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और अर्थशास्त्र से। इसीलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर ए राइट विकल्प हो जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा क्या कह रहा है कि इसमें इन्होंने कहा है
मूल्यांकन होता है, इन्होंने बोला है मूल्यांकन होता है। ऑप्शन ए मात्रात्मक, ऑप्शन बी गुणात्मक, ऑप्शन सी मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा मूल्यांकन होता है वो मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों होता है। हमारा जो मूल्यांकन कैसा होता है हमने पढ़ा था, जो हमारा मूल्यांकन होता है वो मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों हो जाएगा। तो हमारा जो 15 का क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन हो जाएगा वो सी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। और जो हमारा मापन होता है, देखिए जो मूल्यांकन होता है वो मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों होता है, लेकिन जो मापन होता है वो केवल और केवल मात्रात्मक होता है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट ईयर के क्वेश्चन की तरफ। हमने 2023 का क्वेश्चन किया है। अब हम चलते हैं तृतीय सेमेस्टर परीक्षा 2024 शैक्षिक मूल्यांकन क्रियात्मक शोध एवं नवाचार, इसको हम पढ़ने चल रहे हैं। वही रहेगा समय 2 घंटा, पूर्णांक 50 है ना। तो अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 1, प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है, मूल्यांकन प्रक्रिया का केंद्र बिंदु होता है। ऑप्शन ए शिक्षक, ऑप्शन बी विद्यालय, ऑप्शन सी विद्यार्थी, ऑप्शन डी प्रधानाचार्य। इन्होंने पूछा है मूल्यांकन प्रक्रिया का केंद्र बिंदु होता है कौन। तो हम लोग सभी लोग जानते हैं जो मूल्यांकन प्रक्रिया का केंद्र बिंदु होता है वो विद्यार्थी ही होता है। विद्यार्थी ही जो है वो शिक्षा का भी केंद्र होता है। अगर हम अपने बच्चों को या फिर विद्यालय में जितने भी छात्र हम पढ़ाते हैं अगर उनको शिक्षा देंगे तो उनको ही ध्यान में दे करके है ना शिक्षा देंगे, उनके अनुसार हम शिक्षा प्रोवाइड करेंगे, ना कि अपने अनुसार। तो जो हमें मूल्यांकन प्रक्रिया का केंद्र बिंदु जिसके ऊपर हम मूल्यांकन करते हैं वो हमारा मेन विद्यार्थी या फिर बालक या फिर शिक्षार्थी ही होता है। इसीलिए हमारा राइट आंसर सही हो जाएगा कौन सा, सी। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर हमारा 2। इसमें ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2, रचनात्मक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है। रचनात्मक मूल्यांकन का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है, तो ये हम सभी लोग को बताना है। ऑप्शन ए अगली कक्षा के छात्रों को डालना, ऑप्शन बी छात्रों के सीखने की क्षमता, ऑप्शन बी है छात्रों के सीखने की क्षमता को बढ़ाना, ऑप्शन सी है हमारा कक्षा में सहयोग देने के गुण को बढ़ाना, ऑप्शन डी हमारा सीखने में आने वाली कठिनाइयों को समझना। तो रचनात्मक मूल्यांकन के जो मुख्य उद्देश्य होता है वो क्या होता है, वो होता है सीखने में आने वाली कठिनाइयों को समझना, कि बच्चे जो सीख रहे हैं उनमें क्या क्या समस्या आ रही है उनको समझने में। तो ये होता है हमारा रचनात्मक असेसमेंट या फिर रचनात्मक मूल्यांकन। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा 3 क्या कहा है, इसमें इन्होंने कहा है मूल्यांकन मापन से अलग है। देखिए क्वेश्चन आ गया, आप लोग इसको करके बताइए कि ये जो मूल्यांकन है वो मापन से अलग है, वो भी कैसे। अभी हमने बताया था कि जो मूल्यांकन होता है वो मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों होता है, लेकिन जो मापन होता है वो केवल और केवल मात्रात्मक होता है। तो आप लोग इसमें देखिए ऑप्शन इन्होंने दिया है कि इसमें इन्होंने ऑप्शन दिया है, एक सेकंड, कि मात्रात्मक न्याय की प्रक्रिया, ऑप्शन बी निर्णय लेने की प्रक्रिया, ऑप्शन सी गुणात्मक न्याय की प्रक्रिया, ऑप्शन डी सुरक्षित किए गए अंकों के आधार पर निर्णय लेना। तो मूल्यांकन मापन से अलग कैसे है, इसीलिए अलग है क्योंकि मापन जो होता है वो गुणात्मक नहीं होता है और जो मूल्यांकन होता है वो मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों होता है। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, गुणात्मक न्याय की प्रक्रिया। ठीक, अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कहा है, मापन का सामान्य सिद्धांत संबंधित है, ऑप्शन ए। देखिए ये भी रिपीटेड क्वेश्चन आ गया। हमने बोला है अगर आप 2016 से 2024 तक के प्रीवियस ईयर कर लेंगे, मैं बार बार बोल रही हूँ कि आपको 15 में से 12 से 13 क्वेश्चन मिल जाएंगे यहीं से आराम से। तो आप प्रीवियस ईयर अगर बिना किए जाएंगे तो आपका कॉन्फिडेंस मतलब उतना अच्छा नहीं रहेगा। आप लघुत्तरी में कितना क्वेश्चन लिखेंगे, है ना। तो सबसे ज्यादा जरूरी है आप फोकस करिए बहुविकल्पी और अति लघुत्तरी में। इसमें आप बना के नहीं लिख सकते हैं, और कुछ लोग के माइंड में होता है कि बना के लिख देंगे। बना के 1 नंबर में आप क्या लिख देंगे, वो फैक्ट क्वेश्चन पूछता है 1 नंबर से, और जो 2 नंबर का रहता है वो 10 क्वेश्चन रहेंगे 2 नंबर के, है ना, 20 मार्क्स के। तो आप उसमें से बना के उसमें से लिखिए। लेकिन ये जो बहुविकल्पी और अति लघुत्तरी प्रश्न है उनमें से आपको जो है याद करना ही पड़ेगा या फिर पढ़ना ही पड़ेगा।
तो इसलिए मैं बार बार कह रही हूँ 2016 से 2024 तक के सभी क्वेश्चन को आप एक बार देख लीजिएगा और यहीं से आएगा, कंफर्म है, हमेशा यहीं से आता है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही आएगा। मापन का सामान्य सिद्धांत संबंधित है ऑप्शन ए गणित से, ऑप्शन बी विज्ञान से, ऑप्शन सी भूगोल से, ऑप्शन डी अर्थशास्त्र से। तो हम सभी लोग जानते हैं कि जो मापन का सामान्य सिद्धांत संबंधित है वो गणित से होता है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा 5 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन एक प्रभावी मूल्यांकन प्रणाली की विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए विश्वसनीयता, ऑप्शन बी लचीलापन, ऑप्शन सी वैधता, ऑप्शन डी जटिलता। तो निम्नलिखित में से कौन एक प्रभावी मूल्यांकन की विशेषता नहीं है? पहली बात तो प्रभावी मूल्यांकन प्रणाली की विशेषता है क्या? ऑप्शन ए विश्वसनीयता, ये भी एक प्रभावी मूल्यांकन की प्रणाली में क्या होना चाहिए? उसकी विशेषता में विश्वसनीयता होनी चाहिए, उसमें लचीलापन होना चाहिए और उसमें वैधता होनी चाहिए, मतलब वैलिडिटी। लेकिन इसमें जटिलता नहीं होनी चाहिए। क्या नहीं होनी चाहिए? जटिलता नहीं होनी चाहिए। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा ये जटिलता। ये प्रभावी मूल्यांकन प्रणाली की विशेषता नहीं है। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, विज्ञान का आरंभ अवलोकन से होता है तथा इसकी अंतिम पुष्टि के लिए अवलोकन में ही लौटना पड़ता है। अवलोकन की यह परिभाषा किसकी है? इन्होंने पूछा है कि ये जो अवलोकन की परिभाषा दिए हैं वो किसने दिए हैं? तो ऑप्शन ए प्रोफेसर एस के दुबे की, ऑप्शन बी गुड तथा हेड की, ऑप्शन सी क्रो एंड क्रो की, ऑप्शन डी मैकोवी एवं मैकोवी की। तो ये जो विज्ञान का आरंभ अवलोकन से होता है, इसका जो अवलोकन का परिभाषा है वो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, प्रोफेसर एस के दुबे की। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, तो इसमें क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कह रहे हैं सार्थक ज्ञान के लिए निदान एवं उपचार का मार्ग प्रशस्त करता है। सार्थक ज्ञान के लिए निदान एवं उपचार का मार्ग प्रशस्त करता है। ऑप्शन ए सामान्य मूल्यांकन, ऑप्शन बी मापन, ऑप्शन सी सतत मूल्यांकन, ऑप्शन डी व्यापक मूल्यांकन। तो इसमें हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा व्यापक मूल्यांकन। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा 8 क्या कह रहा है, शिक्षार्थियों के सतत एवं समग्र मूल्यांकन सीसीई पर प्रभावी जोर दिया गया। ऑप्शन ए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में, ऑप्शन बी प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति में, ऑप्शन सी मुदालियर आयोग की सिफारिश में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो शिक्षार्थियों के सतत एवं समग्र मूल्यांकन सीसीई पर प्रभावी जोर दिया गया किसमें? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में, है ना। कब दिया गया? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। इसमें ये पूछा है, देखिए प्रीवियस ये क्वेश्चन पूछा है, दोहरा दिया ये वापस से। बौद्धिक योग्यता में बोध का अंग नहीं है, तो हम सभी जानते हैं वाग विस्तार, ऑप्शन नंबर सी। बाकी सभी बौद्धिक योग्यता में बोध का अंग बाकी सभी हैं, अनुवाद भी है, विवेचना भी है, अनुप्रयोग भी है, लेकिन यही नहीं है। तो अब पूछा है नहीं है, तो जो नहीं है वही सही हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 हमारा कह रहा है बच्चों के सीखने की प्रगति के वर्णन अभिलेख किस पर आधारित हैं? जो बच्चे सीखते हैं, जो उनके सीखने का प्रगति होता है, उसका जो वर्णन है वो किस अभिलेख पर आधारित है ना। तो ऑप्शन ए मौखिक तकनीकी, ऑप्शन बी परियोजना तकनीकी, ऑप्शन सी अवलोकन तकनीकी, ऑप्शन डी अभिविन्यास तकनीकी। तो इसका आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर सी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी अवलोकन तकनीकी। अवलोकन का मतलब होता है देख रेख से, है ना, देखभाल। ये अवलोकन तकनीकी हो गया, मतलब ऑब्जर्वेशन करके, है ना। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा क्या कह रहा है, हम इसको पढ़ते हैं। क्रियात्मक शोध का अंतिम चरण होता है। क्रियात्मक शोध का अंतिम चरण सभी लोग जानते हैं लगभग, कि अंतिम जो चरण होता है वो निष्कर्ष होता है। क्या होता है? निष्कर्ष। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12 पे। हमारा क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, क्रियात्मक अनुसंधान या फिर क्रियात्मक सोच का क्रियात्मक अनुसंधान या फिर क्रियात्मक शोध है। अनुसंधान में हमने बताया था इसमें रिसर्च होता है, तो इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? क्रियाविधि मतलब एक्टिविटी, नंबर बी, ऑप्शन बी नैदानिक, ऑप्शन सी विवरणात्मक, ऑप्शन डी रूपांतरकारी।
तो इसमें एक्टिविटी ही होगी। अगर क्रियात्मक रिसर्च चल रहा है तो इसमें जाहिर सी बात है एक्टिविटी ही होगी। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 13 हमें कह रहा है कि सामुदायिक सहभागिता में नवाचार है। देखिए ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है। तो ऑप्शन ए एनसीसी, ऑप्शन बी स्काउटिंग, ऑप्शन सी रेड क्रॉस संस्था, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो इसमें हो जाएगा उपर्युक्त सभी। अभी हम लोग सब लोग जानते हैं कि जो एनसीसी हो गया, चाहे स्काउटिंग हो गया, चाहे आपका रेड क्रॉस संस्था हो गया, ये सभी सामुदायिक सहभागिता में नवाचार को लाते हैं। इसीलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में हमारा पूछा है कि क्रियात्मक शोध के प्रवर्तक कौन है? तो क्रियात्मक शोध के जो प्रवर्तक हैं, ऑप्शन ए एस एस स्टीवनेस, ऑप्शन बी जीसी हेल्म स्टेडेटर, ऑप्शन सी स्टीफन एम कोरे, ऑप्शन डी ब्रेडफील्ड। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, स्टीफन एम कोरे। क्रियात्मक अनुसंधान या शोध के जो प्रवर्तक हैं वो कौन है? वो कोरे हैं। कोरे आप ऐसे याद कर सकते हैं, का से कोरे, का से आपको क्रियात्मक, तो आपको इतना भटकना नहीं पड़ेगा। आप लोग इसको ऐसे याद कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टीफन एम कोरे इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन हमारा है 15। एक विद्यालय की प्रधानाचार्य द्वारा विद्यार्थियों को विभिन्न संवेगात्मक समस्याओं के कारण को पहचानने व उन्हें दूर करने हेतु कौन सा अनुसंधान किया जाता है? जैसे एक विद्यालय है, उनके जो प्रधानाचार्य हैं उनके द्वारा विद्यार्थियों को विभिन्न संवेगात्मक समस्या का मतलब होता है उसके जो इमोशन है ना, इमोशन वाले जो उसकी समस्या है, उसके कारणों को पहचानने व उन्हें दूर करने के हेतु कौन सा रिसर्च किया जाता है या फिर अनुसंधान किया जाता है? तो ऑप्शन ए क्रियात्मक अनुसंधान, ऑप्शन बी गुणात्मक अनुसंधान, ऑप्शन सी ऐतिहासिक अनुसंधान, ऑप्शन डी वर्णनात्मक अनुसंधान। तो इसमें हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा सही हमारा क्रियात्मक अनुसंधान। क्या हो जाएगा? 15 का हमारा जो हो जाएगा ऑप्शन ए क्रियात्मक अनुसंधान। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब हमारा ये जो क्वेश्चन था वो खत्म हो चुका है। 2000 हमने ये सभी 2000 हमने 21 से 2024 तक के क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं और इसके पहले वाले वीडियो में 2016 से 2020 तक के क्वेश्चन हमने कंप्लीट किए हैं। तो टोटल हमारे कितने हो गए? हमारे आप लगभग 7-8 साल के क्वेश्चन हो गए हैं, ठीक है। अगर आप इतना कर लेते हैं तो आपको 12 से 13 क्वेश्चन यहीं से आएंगे, ये श्योर है, क्योंकि मैंने दिया है तो मैं जान रही हूँ। ये देखिए अति लघुत्तरी प्रश्न दिया है, तो अति लघुत्तरी प्रश्न जैसे सेम होते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं। लघुत्तरी जो प्रश्न होते हैं वो भी रिपीटेड ही होते हैं। बस जैसे यहाँ पे देखिए अति लघुत्तरी में क्या रहेगा, 2 या 3 क्वेश्चन बदले रहेंगे, चेंज रहेंगे, और लघुत्तरी में भी सेम यही रहेगा, 2 या 3 क्वेश्चन नए रहेंगे, बाकी आपका सेम क्वेश्चन वही रहता है। तो अगर आप लोग प्रीवियस ईयर कर लेते हैं 2016 से लेकर के 2024 तक का अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर लेते हैं तो आपका श्योर है कि 90% आ जाएगा। लेकिन आपको इसमें सभी सब्जेक्ट का करना पड़ेगा। अब ये नहीं कि खाली शैक्षिक मूल्यांकन का कर लेंगे, समावेशी का छोड़ देंगे, आपको सबको करना है। तो आपकी गारंटी है कि 90 से लेकर 92% तक भी बच्चे लेके आए हैं। मैंने दिया है तो ये मुझे पता है, इसीलिए इतना सारा एक्सपीरियंस है, इसीलिए मैं बोल पा रही हूँ और आप सभी को बता पा रही हूँ। जिनका सिलेबस नहीं कंप्लीट है वो इतना ही कर लेंगे, मात्र 20 दिन में आप सब ये सब हो जाएगा। अगर 20 दिन भी आप मेहनत से पढ़ाई कर लेते हैं, केवल बहुविकल्पी प्रश्न और अति लघुत्तरी और लघुत्तरी प्रश्न सारे सब्जेक्ट का कर लेते हैं 2016 से 24 तक, मैं बार बार कह रही हूँ, तो आपके 90 से लेकर के 92% तक आ जाते हैं और आए हैं, ऐसा नहीं है। तो उम्मीद है आप लोग पढ़ेंगे जरूर। और अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अभी आप लोग कमेंट करिए कि आप लोग को कौन सा सब्जेक्ट चाहिए, तो वो सब्जेक्ट मैं लेके आऊंगी। थैंक यू।